नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत 13 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा। बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई के लिए 2 साल का वक्त, हर दिन होगी जिरह। विपक्ष ने मांगा उमा भारती और कल्याण सिंह का इस्तीफा। दोषियों को सजा दिलाने की मांग, सरकार ने किया इनकार। ईवीएम में वीवीपैट लगाने का काम होगा तेज। कैबिनेट ने 3,173 करोड़ रुपए किए मंजूर। लाल बत्ती वाले वाहन से नहीं चलेंगे वीवीआईपीज। और अन्नाद्रमुक में शशिकला के खिलाफ बगावत तेज। पार्टी पद से हटाने पर मंथन जारी। दिनाकरण ने पद छोड़ने की जताई इच्छा। साथ ही भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका से झटका। H-1B वीजा नियमों में बदलाव पर ट्रंप की मुहर। सर्वाधिक वेतन या कुशल कामगारों को मिलेगा प्रवेश। और अब पहली खबर। वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर वाहनों पर लाल बत्ती के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके लिए नियम में बदलाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके अलावा पीएटी मशीनों की खरीद समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ईवीएम से मतदान पर उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हुई बैठक में 16,15,000 वीवीपीएट मशीनों की खरीद के लिए 3,173 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी। चुनाव आयोग ने इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अगर सितंबर 2018 को सारी मशीन तक आ जाती हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद जितने भी इलेक्शंस होंगे सभी पोलिंग बूथ्स की इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ पेपर ट्रेल भी होगा। चुनाव आयोग इसकी मांग करता रहा है। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 मई से सरकारी वाहनों पर से लाल बत्ती हटाने का फैसला किया है। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नीली बत्ती को लेकर राज्यों से जुड़े नियमों को भी बदला जाएगा। कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार देता है ऐसे डिग्निटरीज को स्पेसिफाई करने का, वो प्रावधान ही कानून की किताब से हटाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर अमल शुरू हो गया है। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे पहले अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दी। केवल इमरजेंसी सर्विसेज जैसे फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, इसको छोड़कर इस देश में पूरी तरह से लाल दिया खत्म हो जाएगा। अब कोई दिया लगेगा नहीं और इसके बारे में नोटिफिकेशन 1 मई के पहले हम निकाल देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन सैन्य कर्मियों के लिए लीव इन कैश की सुविधा को मंजूरी दे दी है जिन्हें 1991 से 1999 के बीच ये सुविधा नहीं मिली थी। इसके अलावा राज्य सरकार की संस्थाओं को महत्वपूर्ण बुनियादी परियोजनाओं के लिए दूसरी एजेंसियों से मदद लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। विनोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि खासकर ईवीएम मशीनों को लेकर जो बहस चल रही है, लगातार पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ गए हैं। फिलहाल ये वीवीपैट की जो पहल दिखा रहे हैं वित्त मंत्री, उसके लिए पैसा भी सैंक्शन कर दिया गया है। कितना अहम आप इसको मानते हैं? मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है, क्योंकि जो ईवीएम पे सवाल उठे थे वो ज़्यादातर इस बात पे उठे थे कि पेपर ट्रेल कई ईवीएम्स में नहीं थी। तो अगर बटन दबाता है वोटर तो उसको ये पता चलना चाहिए कि उसका बटन सही तरह से दर्ज हुआ है कि नहीं, उसका वोट सही से दर्ज हुआ है कि नहीं। और वो कुछ सेकंड के लिए वो देख सकता है उस पेपर ट्रेल को कि कहाँ पर उसका वोट जाके स्थापित हुआ है। तो ये एक अच्छा फैसला है जिसमें कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा में आस्था बनेगी, क्योंकि यूपी के इलेक्शन के बाद बहुत से सवाल उठाए गए थे, कुछ ट्रायल रन्स किए गए थे, जैसे मिसाल के तौर पे भिंड में जहाँ पर ये आरोप लगे थे कि एक ही पार्टी को वोट जा रहा है, भले ही किसी भी बटन को दबाया जाए। लेकिन देखना यह है कि कितना जल्दी ये ईवीएम मशीन्स हासिल हो जाती हैं, खरीद ली जाती हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा।
तो एक अच्छा फैसला है मैं समझता लेकिन हूँ। क्या इस बहस पे लगाम लगेगी? क्या सवाल खामोश हो जाएंगे? देखिए, एक बात जो विपक्ष कहता था वो ये कहता था कि इस मशीन की मैनिपुलेशन हो सकती है। और मुझे याद है कुछ बरस पहले कुछ अमेरिका में कुछ हैकर्स ने कहा था कि ये मशीनें जो हैं हैक की जा सकती हैं। बाकायदा वीडियोस अवेलेबल हैं ऑनलाइन जी यूट्यूब हाँ। पर। और स्वयं बीजेपी के जो नेतागण थे उन्होंने आरोप लगाया था। एक किताब भी लिख दी थी एक ने तो, और उसका मैं समझता हूँ कि प्रीफेस जो है आडवाणी जी ने लिखा था। तो ये बहस तो चलती रहेगी, सवाल उठते रहेंगे। जो हारते हैं वो सवाल उठाते हैं, जो जीतते हैं कहते हैं सब ठीक है। और ये बहस चलती रहनी चाहिए, इसी से सिस्टम इम्प्रूव करता है जी। और जो 3000 करोड़ का प्रावधान किया है वित्त मंत्री ने, मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है। लेट्स गिव इट अ चांस। बिल्कुल। और एक और चीज़ जिसको कि चांस दिया गया है वो ये है कि फ़िलहाल वीवीआईपी या वीआईपी जो कल्चर है उस पर लगाम लगाने की कोशिश है। एक तरह से एक ईमानदार पहल नज़र आती है कि खासकर प्रधानमंत्री तक की जो है वो कार पर ये लाल बत्ती नहीं होगी। आपको लगता है कि इतने भर से वीआईपी कल्चर पर प्रहार होगा? देखिए, अच्छा फैसला है पर सिंबॉलिक है। बत्ती हटाने से सत्ता का मिसयूज हटता नहीं है। और इसलिए ये जो फैसला है इसको एक बड़े स्तर पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में तब्दील होना चाहिए, क्योंकि जो सत्ता का दुरुपयोग है वो दिल्ली में शायद कम होता हो लेकिन दूर दराज के इलाकों में बहुत होता है। और वहाँ पर जिस तरह के बंगलों में बड़े अफसर रहते हैं, जिस तरह की गाड़ियों में वो चलते हैं और जिस तरह का उनके पास सिक्योरिटी होती है, तो एक इंपीरियल पावर की तरह वो अपने आप को कंडक्ट करते और बाकायदा पार्टी के झंडे लगाकर गाड़ियों पर घूमते हैं। जी हाँ, और कई जगह ऐसे भी होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो, और मैं समझता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको जब तक आप कार्यान्वित नहीं करेंगे तो सत्ता का दुरुपयोग होता रहेगा। मनमोहन सिंह ने अपने पहले भाषण में रेड फोर्ट से कहा था कि जो डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना। और डिलीवरी सिस्टम क्या है? हमारे अफसरान हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, पॉलिटिशियंस भी उसमें इंक्लूडेड हैं जो मंत्री होते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप अगर जनता को एक्सेसिबल नहीं है और आप अगर लाल बत्ती लगा के चलते हैं तो फिर जनता आप पे क्रोधित होती है। अब जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कि लाल बत्ती से लोगों को क्यों गुरेज है? क्योंकि उनको घंटों खड़े रहना पड़ता है जब लाल बत्तियां जो हैं उनके लिए जगह बनाई जाती है। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल जो हैं जिनके दफ्तरान दिल्ली के सेंट्रल प्लेसेस में हैं जहां पर बहुत भीड़ होती है, वहां पर बहुत ट्रैफिक कंजेक्शन होता है, तो जिस तरह से सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट का भी जो बिल्डिंग है नया बनाया जाए, कहीं और रखा जाए उसको, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात पे विचार करना चाहिए कि उनके जो दफ्तर हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ऐसी जगह पर वो बनाए जहां पर अगर उनकी कोई मीटिंग हो रही है, वहां पर बड़े वीआईपीज आ रहे हैं, तो वो ट्रैफिक की कंजेक्शन ना करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि काफी हद तक ये सांकेतिक रहेगा ये लाल बत्ती हटा लेना, जब तक कि वाकई जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं होता। खासकर आप ये कह रहे हैं कि बड़े शहरों में तो फिर भी छुप जाता है ये मामला, छोटे शहरों में एक राजशाही जैसी मालूम होती है कि वहाँ के बादशाह हो गए हैं। तो और जहाँ पर जब प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है और जहाँ पर पहले प्रधानमंत्री ने अपने आप को फर्स्ट सर्वेंट कहा था, तो वहां पर जो जनता है, जो सॉवरेन है हमारे देश में, लोकतंत्र में तो जनता सॉवरेन होती है ना, तो वो जो सॉवरेन है वो छोटा नजर आता है इन सब ट्रैपिंग्स के कारण। और ऐसा लगता है कि वो शासक हैं और ये शासित हैं। जी, शासित हैं, जैसे किंग और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा जी आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। घटम प्राचीन दक्षिण भारतीय ताल वाद्य जब बजता है तो सृष्टि के 5 तत्वों धरा, जल, वायु, अग्नि और आकाश के स्वर को इसकी धुन में किया जा सकता है महसूस। घटम पर उंगलियों और हथेली के थाप से उत्पन्न हुई स्वर तरंग पैदा करती है अद्भुत ताल।
लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर न आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। बाबरी मस्जिद मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया। साथ ही ढांचा गिराने से जुड़े दोनों मामलों को एक में मिलाकर लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 आरोपियों पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल कर दिए हैं। कोर्ट ने राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर मामला चलाने की अनुमति नहीं दी है। जब तक वो गवर्नर रहेंगे उनके खिलाफ ट्रायल नहीं चलेगा। जैसे वो गवर्नर की पोस्ट उनकी खत्म हो जाएगी, उनके खिलाफ एडिशनल चार्ज फ्रेम करके उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चलेगी। कोर्ट ने बाबरी विध्वंस से जुड़े दोनों मामलों को मिला दिया है। एक मामला अज्ञात कार सेवकों के खिलाफ है, इसकी सुनवाई लखनऊ में चल रही है। दूसरा मामला रायबरेली कोर्ट में चल रहा है, जिसमें आडवाणी और जोशी आरोपी हैं। अब इसकी सुनवाई लखनऊ कोर्ट में होगी। अब सुनवाई हर दिन होगी और इसे 2 साल में पूरा करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि जज का तबादला नहीं होना चाहिए। बिना ठोस वजहों की सुनवाई स्थगित नहीं होनी चाहिए। सीबीआई को ये निर्देश दिया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाह हर दिन हाजिर हों। ट्रायल कोर्ट को 4 सप्ताह के भीतर सुनवाई शुरू करनी होगी। आरोपियों ने फैसले पर कुछ इस तरह प्रतिक्रिया दी। साजिश तो तब होगी जब मन में कुछ और हो, बाहर कुछ और हो। मेरे तो मन में वही था, वही मेरे वचन में था, वही मेरे कर्म में था। साजिश तो वहाँ कुछ थी नहीं। अयोध्या में सब कुछ ओपन था। इसलिए साजिश किसकी थी? साजिश तो किसी का नहीं कुछ था। आपराधिक साजिश की धारा हटाने को चुनौती देने वालों का मानना है कि ढांचा गिराने वालों को सजा जरूर मिलेगी। भाई हम तो यही उम्मीद रखते हैं, अगर कानून की लोग बात करते हैं तो अगर मस्जिद तोड़ी गई है तो सरकार फैसला भी जो है वो हमारे हक में जो है होगा। नबी की तारीख न दोहराई जाए और हिंदुस्तान में खुशहाली हो, अमन हो, चैन हो, और बस ये मैं चाहता हूँ। सीबीआई ने कुल 21 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें से 8 जीवित नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आपराधिक साजिश की धारा हटाने का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर अब बाबरी मस्जिद के मामले में ट्रायल चालू रहेगा। साथ ही साथ अब देखना ये होगा कि विपक्ष इस बात को किस तरीके से मुद्दा बनाती है और बीजेपी अपने नेताओं को किस तरीके से डिफेंड करती है। कैमरामैन ओपी के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमा भारती और कल्याण सिंह के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने इन दोनों को पद से हटाने की मांग की है। उधर सरकार ने इस्तीफे से साफ इनकार किया है। कांग्रेस ने अयोध्या में ढांचा गिराए जाने वालों को सजा देने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इसी आधार पर प्रधानमंत्री को उमा भारती और कल्याण सिंह को पद से हटाना चाहिए। कौन दोषी है, क्या वो किसी दोषी को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को कानून और संविधान के प्रति अपने दायित्व के मद्देनजर देश को देना चाहिए। कांग्रेस की इस मांग का कई दलों ने समर्थन किया है। These people who are holding public positions like ministers, they should be, if they have any moral authority left, I think they should not continue to hold their public positions. सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर देश में डेमोक्रेसी बहाल रहे, रिश्ते अच्छे रहें और देश टूटने की तरफ आगे न बढ़े, कई बार कोशिशें की और ये कोशिश इतनी बड़ी है जिससे एक बहुत बड़ा विवाद हल भी हो सकता है और कानून उसमें मदद कर सकता है। मंत्री महोदया
उमा भारती जी भी इसमें षड्यंत्रकारी हैं। मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है तात्काल रूप से उन्हें मंत्रिमंडल से निकालने का काम करें। कल्याण सिंह को ये गवर्नमेंट हटाए गवर्नरशिप से, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के पीछे क्यों छुपेंगे और इनको ट्रायल फेस कराए। आरजेडी ने कहा कि ये मामला बीजेपी के अंदर की चल रही खींचतान को दिखाता है। तो इतना खतरनाक पार्टी है ये आरएसएस और ये बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, कि अपने परायों का भी ये ख्याल नहीं करता है और बढ़िया से नार काट दिया अडवाणी जी का। अब तो राष्ट्रपति की चर्चा भी नहीं कोई करेगा उनका। सरकार ने उमा भारती और कल्याण सिंह को पद से हटाने की मांग खारिज कर दी है। ये मामला 1993 से चल रहा है और किसी न किसी प्रकार से चल रहा है और इसलिए आज तो कोई नई स्थिति पैदा नहीं हुई, तो इसलिए जो परिस्थिति आज से पहले थी वही स्थिति चलेगी। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फैसले का व्यापक अध्ययन करने की बात कही। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को बीजेपी का सम्मानित नेता बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए एक नजर डालते हैं इस मामले के अहम पड़ावों पर। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचा ढहाए जाने के बाद 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर अज्ञात सेवकों के खिलाफ थी। दूसरी एफआईआर में बीजेपी नेताओं को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए नामजद किया गया था। 1993 में सीबीआई ने लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य पर साजिश के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। 4 मई 2001 को विशेष सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती, बाल ठाकरे और अन्य के खिलाफ कार्यवाही बंद की। 2 नवंबर 2004 को सीबीआई ने कार्यवाही बंद किए जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 20 मई 2010 को हाई कोर्ट ने सीबीआई याचिका खारिज कर दी। फरवरी 2011 में सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस साल 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक साजिश के आरोप बहाल करने के संकेत दिए और बुधवार को आपराधिक साजिश का आरोप बहाल करने का आदेश दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएडीएमके के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण ने पार्टी में पकड़ कमजोर होते देख पार्टी से हटने की पेशकश की है। इससे पहले शशिकला गुट के नेताओं और मुख्यमंत्री पलानीसामी ने दिनाकरण और उनके परिवार को पार्टी से के मामलों से बाहर रखने का फैसला किया था। इससे पहले इस पहल के बाद पनीरसेल्वम गुट भी सुलह के लिए बातचीत करने को तैयार हो गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों गुटों के एक होने के आसार बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी समेत शशिकला गुट के ज्यादातर नेता पार्टी के उप महासचिव टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ हो गए हैं। बुधवार को अपने समर्थन विधायकों के साथ बैठक के बाद दिनाकरण ने कहा कि कुछ लोग डर के मारे मेरे खिलाफ हो रहे हैं। वो पार्टी के हित के लिए खुद पार्टी से हट रहे हैं। You should be united at this time and you should protect the party like and the government. I think. Helpful for the party and the government, I will keep quiet. But same time, without any fear, they should protect the government and the party. मंगलवार रात मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इसमें दिनाकरण और उनके परिवार के सदस्यों को पार्टी मामलों से बाहर करने का फैसला किया गया और पार्टी का कामकाज चलाने के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया। In the party, in the administration, hereafter we will act independently without interference of that family. We will form a committee. That committee will look after the day-to-day affair of the party and government. पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के गुट ने इसे पहली जीत बताया है। दोनों धड़े विलय के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। पनीरसेल्वम ने साफ किया था कि शशिकला और दिनाकरण का पार्टी और सरकार पर कब्जा होने तक वो सुलह के लिए तैयार नहीं हैं। Today, our leader OPS Anna gave an interview stating that we will look into the modalities, taking into consideration of the welfare of Tamil Nadu people, the wish of Tamil Nadu people, and the wish of the party cadres, and the welfare of the party. They will take a appropriate and collective decision. वहीं टीटीवी दिनाकरण की मुश्किलें कम होते नहीं दिख रहीं। विदेशी मुद्रा विनिमय नियमन अधिनियम मामले में वो कोर्ट में पेश हुए। उधर दिल्ली पुलिस ने टीटीवी दिनाकरण के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और उनसे जल्द पूछताछ की जा सकती है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला नटराजन ने
AIADMK की कमान अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले उन्होंने दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बना दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी किया। इसमें चमकती और डेंगू मुक्त दिल्ली का वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते समय पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर MCD में गड़बड़ी का आरोप लगाया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने इसके लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें चुनाव जीतने पर दिल्ली को 1 साल में साफ सुथरा बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक के इस्तेमाल का वादा किया गया है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, उन्हें स्थायी करने और समय पर वेतन देने की बात कही गई है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित MCD ने ही प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता भारत के मिशन को नाकाम कर दिया। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री जी की पीठ में छुरा घोंपा और उनका ही काम नहीं किया। अब हम करेंगे दिल्ली स्वच्छ। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में 3 साल में दिल्ली को डेंगू, चिकनगुनिया मुक्त करने का वादा किया गया है। इसके अलावा 2019 तक सभी लैंडफिल साइट को खत्म करने और हाउस टैक्स माफ करने की बात कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली में अब कांग्रेस नहीं बची है, कि अब कांग्रेस बची नहीं है दिल्ली में, कांग्रेस खत्म हो गई है। कल इनके बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी छोड़ के जा चुके हैं। मुझे तो पता चला है कि अजय माकन की भी शायद अमित शाह जी से परसों रात को मीटिंग हुई है। कांग्रेस और बीजेपी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कर चोरी के सिलसिले में आयकर विभाग ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में करीब 80 जगहों पर छापे मारे हैं। अधिकारियों के मुताबिक चेन्नई की एक चिट फंड कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों के तमिलनाडु में 43, केरल में 29 और कर्नाटक में 6 ठिकानों पर छापे मारे गए। आयकर विभाग को काला धन छिपे होने के बारे में कुछ अहम सुराग मिले थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। BSF ने जवान तेज बहादुर यादव को जांच के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जांच में तेज बहादुर को झूठे आरोप लगाने का दोषी पाया गया। तेज बहादुर को वीडियो अपलोड करने समेत अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन का भी दोषी पाया गया। BSF ने कहा है कि तेज बहादुर की वजह से अर्धसैनिक बल की छवि को नुकसान पहुंचा है। जवान पर कार्रवाई सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के तहत की गई है। वो फैसले के खिलाफ 3 महीने के अंदर अपील कर सकते हैं। जनवरी में तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर जवानों को मिल रहे खराब खाने की शिकायत की थी, जिसके बाद PMO ने इस मामले में गृह मंत्रालय और BSF से रिपोर्ट मांगी थी। न्याय नहीं मिला, इसके लिए मेरे को हाई कोर्ट में जाऊंगा मुझे इसके लिए, क्योंकि न्यायालय मेरे को भरोसा है, मैं वहां जाके इसके लिए करूंगा। दुख तो हो रहा है, लेकिन सच बोलने का अगर यही सिलसिला है तो आगे देखो क्या होगा। ये तो मेरे लिए नहीं, सभी जवानों के मोरल डाउन है इससे। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास भीषण बस हादसा हुआ है। सवारियों से भरी अनियंत्रित होकर बस टॉस नदी में गिर गई। हादसे में 45 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। बस में 56 लोग सवार थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचावकर्मी मौके पर पहुंच गए। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस उत्तराखंड के विकास नगर से हिमाचल के त्यूनी जा रही थी। उत्तराखंड सरकार ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी है। इसमें कहते हैं कि लगभग 56 लोग सवार थे। इसमें मौके से अभी तक किसी की बचने की गुंजाइश नहीं है, इस तरह से रिपोर्ट मेरे पास आ रही है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा नियमों को सख्त बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज इससे जुड़े एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए। इससे भारतीय IT पेशेवरों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। नए आदेश के मुताबिक अब सिर्फ सर्वाधिक वेतन पाने वालों या कुशल कामगारों को ही H-1B वीज़ा मिलेगा। शासकीय आदेश के मुताबिक विदेश मंत्री और श्रम मंत्री H-1B वीज़ा को लेकर सुझाव देंगे। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिकियों के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। H-1B वीज़ा को लेकर अमेरिकी संसद में भी कई बिल पेश किए गए हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 6 जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर बदलने का ऐलान किया है। तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा की यात्रा के विरोध के बाद चीन ने ये कदम उठाया है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने
14 अप्रैल को ये फैसला किया। चीन ने वोंगयंगलिंग, मिलारी, कोइनदेंगारोबुरी, मेनकुका, बूमोला और नमकाबब क्षेत्रों के नामों का चीनी, तिब्बती और रोमन वर्गों में मानकीकरण किया है। भारत सरकार कई बार दोहरा चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अभिन्न अंग है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।